स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मुल्ला मुनीर और शहबाज की ट्रंप से दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बेमेल दोस्ती की अगर बात करें तो इसके खिलाफ पाकिस्तान में विद्रोह हो गया है, क्योंकि ये मेल जो है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तहरीके लबाक ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपनी सत्ता बचाने के लिए मुनीर और शहबाज ट्रंप के पैरों पर गिर पड़े थे, और हम कहें कि गिरे ही पड़े। तो वहीं पाकिस्तान की अवाम इनके पैंतरों को खूब समझ भी रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे स्मार्ट हो रही है। इसलिए जब मामला धर्म से टकराया तो अब बगावत का बिगुल बच गया है। पाकिस्तान के कई शहर धू-धू कर जलने लगे हैं। तहरीके लबाक की बात करें तो ये एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, कट्टरपंथ के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान ने इजराइल के साथ मिलीभगत और इस्लाम के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां पर हालात गृहयुद्ध जैसे बन गए। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। अमेरिकी पिट्ठू मुनीर और शहबाज, इनके मुल्क में अब विरोध और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों की संख्या में, आई रिपीट हजारों की संख्या में टीएलपी समर्थक उतर आए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये सभी वो लोकेशंस हैं जहां पर इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज तक भी बैन करने की जानकारी सामने आ रही है। हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसके बाद कई शहरों में हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के गाजा प्लान का जमकर विरोध किया और गाजा पर सीजफायर के प्रस्ताव से सहमत नहीं होने का ऐलान भी किया। अब गुस्साए टीएलपी समर्थकों की बात करें तो पाकिस्तान की कई शहरों में बवाल काटा जा रहा है। आरोप यह है कि जुम्मे की नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजियों पर गोलियां चलाई गई। प्रदर्शनकारियों पर जगह जगह पर आंसू गैस के गोले दागे गए, और यही वजह रही कि मुनीर शहबाज के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और जो तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है पूरे पाकिस्तान की बात करें तो आप अब इसे कुछ ऐसे समझिए कि एक लौता जो पंजाब प्रांत बचा था, जहां पर कुछ हम कहेंगे शांति दिख रही थी, वहां पर अब शांति नहीं है। तो अब कोई प्रांत ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जहां पर शांति हो। इसलिए पूछता है इंडिया, क्या गाजा शांति प्रस्ताव बहाना और पाक सरकार है निशाना? आज यही सवाल रहेगा पहला। और क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की उल्टी गिनती शुरू हो गई? काउंटडाउन हैज बिगन। क्या शहबाज मुनीर की जोड़ी में फूट पड़ चुकी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री और वहां की हुकूमत एक साथ चलते हुए नजर नहीं आई, और शायद यही कारण है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की तस्वीर देखेंगे तो अब कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा है जहां पर प्रदर्शन ना हो रहे हो, इंस्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो। सुरक्षा तो अब पाकिस्तान में बची ही नहीं। वो ख्वाब देखना तो वहां की आवाम ने छोड़ ही दिए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान में ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे पीओजे के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और फाइनली अब जाकर पंजाब प्रांत में भी यही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। और मुद्दा इस बार अपने देश का नहीं है,
मुद्दा उस मुल्क का है जहां पर गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर को लेकर कुछ शर्तें थी। इसको लेकर अब वहां पर जो एक कट्टरपंथ संगठन है वो आक्रोशित नजर आ रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर शदेंदु जी हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है। और पाकिस्तान से तैयब बलोच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ब्रिगेडियर शदेंदु जी आपसे। अभी पिछले लंबे समय से सर हम ये चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत को छोड़कर बाकी सभी प्रांत में अभी इंस्टेबिलिटी, सुरक्षा का अभाव और दंगे फसाद, अलग अलग विद्रोह की लहर, और आज वो खबर भी सामने आ जाती है कि एक जो प्रांत बचा था वहां पर भी वैसी ही अब तस्वीर नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के सारे स्टेट में अनरेस्ट है। जैसा कि आपने बताया, ये कोई नई चीज नहीं, ये काफी दिनों से इसकी सुगबुगाहट थी। पंजाब में भी एक राइट विंग जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है टीएलपी, वो बहुत अनकंफर्टेबल था जब से गाजा में डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सीज फायर का प्लान था। इसके देखिए कि इसका रेफरेंस इशाक दर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी दिया था कि पाकिस्तान के लोग इससे खुश नहीं है। लेकिन सियासत है। शाहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, उनके जो सीज फायर प्लान को उन्होंने बिल्कुल तरीके से रेटिफाई किया, जबकि हिंद उनके देश की जो जनता है वो इसको नहीं चाहती। तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट बिल्कुल राइट विंग अप्रोच की तरफ जा रही थी और गाजा के फलस्तीनियों के साथ और हमास के साथ उनकी अलग किस्म का एक क्राइम था और एक तरीके की संवेदनशील थे दोनों उसके प्रति लेके। लिहाजा इस तरीके का प्रोटेस्ट उभर के सामने, और साथ में एक अपने देश की जो सियासतदार हैं उनके प्रति एक गुस्सा है। ये है, इतने बड़े संख्या में लोग सड़कों पे आए। शुरुआत लाहौर से हुई, अब देखिए ये बढ़ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात जो है, किस तरीके से इस मॉब को, इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया जा रहा है, ये देखना होगा। पुलिस फायरिंग करती है, आंसू गैस छोड़ती है, एंट्री और एग्जिट पे बैन कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट हुआ नहीं कि इंटरनेट सर्विसेज खत्म, मोबाइल सर्विसेज खत्म। इस तरीके का ऑपरेसिव एटीट्यूड जो सरकार का है अपने ही नागरिकों के प्रति, वो चिंता का विषय है। आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, आप किसी भी के साथ अपनी विचारधाराओं को मेल कर सकते हैं, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे आपके इसराइल हो, वो अलग चीज है। लेकिन जब जनता अपने आप को चीटेड महसूस करती है और सरकार के प्रति विश्वास खो देती है, तो इस तरीके का प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है। अब देखिए, पंजाब में प्रोटेस्ट है और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, उनका पता नहीं है। वो सिर्फ अपने हुक्म जारी करती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो धारा 144 लगा दिया, पुलिस के का अश्रु गैस छोड़ दिया, फायरिंग करा दिया, और इस तरीके का जो सामंती व्यवस्था वहां चल रही है उसके खिलाफ देखिए लोग खड़े हुए हैं। ऐसा मेरा मानना है। मरियम जी ये तो कहने सर को मान चुकी टीएलपी है का कि उनका प्रोटेस्ट है। देश भिखारी है। हाँ, बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा। वो इस चीज जैसा आप बोल रहे थे कि पंजाब इससे अछूता, लेकिन मेरा मानना था कि पंजाब में भी यह सुगबकाहट थी। देखिए, आम नागरिक वहां अपनी जीविका के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ, और साथ में जब इस तरीके का प्रोटेस्ट, इस तरीके की फायरिंग होती है, तो गुस्सा और खुल के सामने आता है। ये मेन वजह है। और जिस तरीके से असीम मुनीर, जिस तरीके से शाहबाज शरीफ अपने देशवासियों पे फायरिंग कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, उनके हकों की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके का देखिए प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक था और आगे आने वाले दिनों में ऐसा चलता ही रहेगा। कर्नल पाकिस्तान संजीव में सिरोही जी, गवर्नेंस, सर की बात से आप कितना सहमत है? वहां की आवाम जो है वो नाराज तो एक समय में होती थी, अब तो वहां की आवाम का ये हाल है कि वहां पर अगर कोई लीडर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर लीडर पर ही हमला करने से बचेगी। वहां की आवाम जो है वो बहुत चीटेड महसूस कर रही है। देशभक्ति की भावना जो है वो सेकेंडरी नजर आ रही है पहली बेसिक चीजों की। लेकिन दूसरा सवाल संजीत जी मेरा ये रहेगा कि एक दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है उससे आपकी कंट्री पे इतना अफेक्ट जो है वो कैसे पड़ जाता है? पलक जी, सबसे पहले तो आपने मेरे से ये पूछा है कि मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से सहमत हूं कि नहीं हूं। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। और मैं इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूं। जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे उसमें पुलिस आ जाए, चाहे उसमें आर्मी आ जाए, उनकी मेंटेलिटी एक ऐसी है जैसी एक ऑक्यूपेशन स्टेट की होती है। आप देखिए 1971 में बांग्लादेश में उन्होंने क्या हाल किया।
बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि उनका खुद का हिस्सा था, उसके अंदर कितने लोगों को मारा, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया। तो ये उनकी फितरत में है कि जब भी प्रोटेस्ट होता है वो हमेशा जितना एक मिनिमम फोर्स यूज करना चाहिए, जो कि एक सिखलाई जाती है, फौज को भी सिखलाया जाता है, पुलिस को भी सिखलाया जाता है कि मिनिमम फोर्स यूज करना है अपने आदमियों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कहीं पे भी जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही हमने पीओजेके में तकरीबन 8-10 दिन पहले जब हुआ था, वहां पे भी हमने यही देखा था कि पुलिस ने जो है अत्याचारी की और पुलिस ने जो गोलियां चलाई, जिससे 12 या 15 लोगों की हत्या हो गई। इसी तरीके से आप ये देखिए, कल ये प्रोटेस्ट ठीक तरीके से चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से वहां पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस सेल चलाए हैं और उसके बाद लोगों के ऊपर जो है केस रजिस्टर किए, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो मामला है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा तो अति तब हुई जब पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही नागरिकों के ऊपर, अपने ही फाइटर जेट्स के ऊपर बम गिराए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फौज की या उस सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या मंशा है और क्या उनकी जो मानसिक स्थिति है कि वो अपने ही लोगों पर हवाई जहाज से गोले भी बरसा सकते। तो ये तो बहुत छोटी चीज है। और मैं एक और चीज बताऊंगा, आपने कहा था उल्टी गिनती शुरू हो गई है शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। पाकिस्तान के खंड खंड होने की उल्टी गिनती शुरू होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, जो बलूचिस्तान में पूरा का पूरा जो है, वहां पे बलूचिस्तान रोजाना कुछ ना कुछ वहां होता है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी परसों ही जो है 11 लोगों को मार दिया, जिसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर और बाकी जवान थे। उसके बाद आपने जो है फाइटर जेट्स के ऊपर काबुल में हमला कर दिया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लग रहा है कि अपना डाउनफॉल खुद ही करने पे तुले हुए है, अपने अंदर के हालात सुधर नहीं रहे और आप पड़ोसी मुल्क के ऊपर फाइटर जेट्स के ऊपर जिनसे साथ जो है हमला कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए, और वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप साहब। कितने उसके कितने लिए हिस्सों ना में तो ये बंटता हुआ अवाम की नजर आ रहा परवाह है सर? करते हैं, आपको लग ना रहा है ये अगर अपने खंड देश की खंड परवाह में करते हैं। ये पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा, कितने प्रांतों में लग रहा है आपको? मतलब कितने टुकड़ों में बंट जाएगा? और थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा सर। ये सवाल मेरे से। जी जी संजीत जी, आपसे ही सवाल है, फिर दूसरे मेहमान हमारे से जुड़े, हाँ, उनके तो पास मेरा ये मानना है, जिस तरीके से हालात जो है बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान ने मई के महीने में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर कर दी थी। अब वो किस तरीके से आगे जाके कब पूरी मुकम्मल होती है वो देखने वाला है बात है। लेकिन जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है, उसके ऊपर हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई होता रहता है। तो बलूचिस्तान धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है टीटीपी का होल्ड है, जिसकी वजह से उनकी कॉन्वॉय जो है अगर निकलती भी है, आईडी ब्लास्ट होता है और फिर फायरिंग करके जो है 11 लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद अपने ही लोगों पे जो है बॉम्बिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो जेके जो पीओ जेके है, उसमें हमने पीछे देखा है कि उनकी जो भी डिमांड थी 38 या 32 डिमांड थी, वो नहीं, जब वो तो बिल्कुल बटेगा क्या, वो तो हालात सर हमारा ही है, हमारे पास वापस आएगा। मोहसिन रजा खान भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं सर, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से तैयब बलोच जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी जो करंटली सिचुएशन नजर आ रही है पंजाब प्रांत में, क्योंकि इससे पहले जब भी आप डिबेट्स में जुड़े, लकीली पंजाब प्रांत वो ऐसा एरिया था जहां पर कभी हमें डिस्कशन नहीं करनी पड़ती थी। बलूचिस्तान होता था, खैबर पख्तूनख्वा होता था, पीओजेके होता था, सिंध प्रांत होता था, लेकिन फाइनली हम देख रहे हैं कि पंजाब प्रांत में भी वैसी तस्वीर नजर आ रही है जो बाकी प्रांत से तस्वीरें नजर आती थी। और मरियम जी कहां पर है, थोड़ी सी वो भी जानकारी दीजिएगा। वो तो कह रही है कि अब पाकिस्तान भिखारी हो गया है, ये एक्सेप्ट शायद उन्होंने भी कर लिया है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मरियम नवाज भी लाहौर में ही मौजूद हैं। और जो आपने पंजाब की बात की, इसमें ये जो एक मामला जिसको आप जो है वो लेके आए हैं, जिसपे प्रोग्राम कर रहे हैं, बेसिकली ये जैसे हमारे एक दोस्त ने भी कहा कि ये रेडिकलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। और इससे हमारा तो बरह रास्त उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। जब फलस्तीन के लोग इस अमन मुआहदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम जो है यहाँ पे एहतजाज या प्रोटेस्ट की गुंजाइश नहीं बनती, हमारा तो इसमें एज सच वो वाला रोल ही नहीं है
क्योंकि वहां पे दो मेन पार्टनर हैं, एक फलस्तीन है, एक इसराइल है, और मीडिएटर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली कुछ लोगों ने इस चीज को उठाया और फिर उस पे एक बयानिया बना दिया गया, नहीं, और उसके लेकिन बाद ये क्या तहरीके ये जो लबैक। डीप क्राइसिस नजर आ रही है, मुझे इस वक्त ईरान इराक याद आ रहा है सर, क्योंकि ईरान नहीं इराक में जब फॉरेन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करने लग गए थे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिकन पावर्स हो, तो वहां पर उसी देश में वहां के जो अवाम थी, वहां के जो लीडर्स थे, उनमें एक विद्रोह की भावना आ गई थी कि यह हमारा मुल्क है, हम इसे खुद से हैंडल करेंगे। और ये सब चीजें जो हैं वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि तख्ता पलट होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही माना जा रहा था। क्या उसी तरीके से अब वहां की आवाम जो इतने फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं, चाहे वो हम चाइना की बात करें, चाहे वो हम अमेरिका की बात करें कि आप मुनीर जी कभी बेस्ट फ्रेंड है चाइना के और फिर चाइना के दुश्मन अमेरिका के कभी बेस्ट फ्रेंड है, आप खुद की प्रॉब्लम्स को तो टैकल कर ही नहीं रहे हैं। और फिर उसके बाद ये गुस्सा गाजा और इजराइल को लेकर, जिसका डायरेक्टली आपके देश से कुछ लेना देना है नहीं, और या तो मैं ये मानकर चलूं कि लश्कर तैयबा के बेस्ट फ्रेंड जो हमस बने हुए हैं उसकी वजह से ये वही समर्थक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है, क्यों ये लोग वहां पर खड़े हैं? देखिए, पहली बात है जो आपने आसिम मुनीर की बात की, वो तो हमारा एक बैलेंसिंग एक्ट है कि हम दो वर्ल्ड जो राइवल्स हैं, चीन और अमेरिका, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ये तो आपको हमें क्रेडिट देना पड़ता है। बाकी जो आपने जमीनी हकैक की बात की है, बेसिकली जमीनी हकैक ये है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरी कोई पंजाब की जनता रोडों पे नहीं निकल आई। ये एक मजहबी और पॉलिटिकल ग्रुप है। तो टीएलपी ये इलेक्शन में भी कंटेस्ट करती है और मजहबी रंग भी इसके ऊपर बहुत पक्का ये ज्यादा चढ़ा टीएलपी हुआ है? है। जी जी बिल्कुल, तहरीके लबैक पाकिस्तान हम उसे कहते हैं, टीएलपी। ये बकायदा रजिस्टर्ड एक जमात है, पॉलिटिकल भी है और मजहब के नाम पे ये एक सियासत करती है। तो आप देख लें कि फलस्तीन के मामले पर भी अब इन्होंने अपनी सिर्फ दुकान चमकानी है, अपना चूरन बेचना है आवाम में कि देखें हम जो है वो गजा के लिए उठे। हम आज तक ये गजा के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, खुद इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। जब आप देख रहे थे कि इसराइल का जुल्म सितम ढा रहा था, हमें आपको कहीं ऐसा पाकिस्तान में इसका टीएलपी का प्रोटेस्ट नजर नहीं आया। लेकिन जब बात चली गई अमन मुआहदे पे, तो उसके बाद अब इनका एकदम प्रोटेस्ट आ गया। अब तो बेसिकली इनमें इनका कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव जरूर होगा, कोई एजेंडा जरूर होगा, लेकिन ये इतना कोई बड़ा वो नहीं है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद है, नहीं, सिर्फ इनका एक रूट है, इनका एक मार्च है, और वो है लाहौर से इन्होंने शुरू होना है और इस्लामाबाद अरे तक सर, आना है। मार्च और में पत्थरबाजी हो रही है, ईंटें में देख रही हूँ, बिल्कुल सरों बिल्कुल। पर चोटें लगी हुई हैं, आप कह रहे हैं बड़ी नॉर्मल बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर सावधान है, प्रोटेस्ट है, उसको हैंडल भी किया जाना है, इनको रोका भी नहीं सर, गया, प्रोटेस्ट इनको और मना राइट्स भी में डिफरेंस होता है हमारे देखो साथ। इनको जी बोलिए इनको बोलिए सर, मना भी कंटिन्यू। किया गया, लेकिन इसके बावजूद जब देखें इनको कह दिया गया कि आप जो है वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रियासती रेट को चैलेंज किया, तो फिर पुलिस ने या लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हैं उन्होंने तो इनको रोकना है। तो वो तो इसको रोक, क्योंकि इनका मंजिल, इनकी मकसद वो ब्रिगेडियर इस्लामाबाद की शरदेंदु तरफ जी, है। मुझे नहीं पता कि कोई प्रोटेस्ट और राइट्स के बीच में, दंगों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि भारत में तो बहुत क्लियर डेफिनेशन है, परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर सर का ये कहना है कि ये इतनी कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है। जबकि हम साफ तौर पर एक बारी विजुअल्स हम चलाए तो देख सकते हैं कि ईंटें फेंकी जा रही हैं, सरों पर चोट लगी हुई है वहां पर, और वहां पर अटैक जो है वो, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे तो आपके देश के नागरिक ही है ना। तो ये एक तो बहुत सीरियस मुझे लग रहा है सरप्रेशन है। पलक जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, तहरीके लबैक जो पाकिस्तान है वो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो पैलेस्तीनियों के सपोर्ट में इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुंचा कैसे, किस तरह? शरदेंदु जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपके साथ हम कनेक्ट करते हैं। संजीत जी, देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर पाकिस्तान की नजर आ रही है, ये मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि किसी और मुल्क में क्या हो रहा है, वहां पर क्या। वैसे तो शहबाज जी कुछ दिनों पहले जो हैं इसको लेकर सहमत ही नहीं थे
कि सीज फायर जो गाजा और इजराइल में हो रहा है उनकी सहमति ही नहीं थी, मतलब उन्होंने थोड़ा बैकआउट किया था। लेकिन ये क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर आया कि अब फाइनली जाके ही इज ऑल्सो अग्रीइंग कि हाँ ठीक है, जो पॉइंट्स रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से सीज फायर के लिए वो ठीक है? देखिए पलक जी, हमको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जब अमेरिका गए थे तो उनका वन पॉइंट एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने का। उसके लिए उन्होंने बार बार कोशिश की है। आसिम मुनीर तो लेटर भी लेके गए थे उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए, उनको नॉमिनेट करने के लिए। तो पाकिस्तान की सिर्फ एक ही वन पॉइंट एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है किसी तरीके से अमेरिका को खुश किया जाए। और अमेरिका में आज के दिन बदकिस्मती से एक ऐसा राष्ट्रपति बैठा है जिसकी अपनी ईगो सबसे ऊपर है और बाकी इंटरेस्ट या ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड्स की चीजें हैं वो पॉलिसी बहुत पीछे है। तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ कर देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यही उनकी कमजोरी को लेके शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 20 पॉइंट बोले वो सारे के सारे उन्होंने अपनी सहमति दे दी। और उस 20 पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो पैलेस्टीनियंस को कुछ नहीं मिला है। हमास को खत्म करा दिया, ना इजराइल उससे खुश है ना पैलेस्टीनियन खुश है। सिर्फ एक आदमी उससे खुश है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है। और उसी को खुशी के लिए जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जी ने उनकी तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप देखें पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इस चीज की, ऑल्दो 8 अरब कंट्रीज जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सहमति की थी वो तैयार हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि आज इन द लॉन्ग रन ये कितने दिन तक सीज़फायर चलता है इसको देखना होगा। अब जो ये पाकिस्तान के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि जी वहां पे तो ये तो पंजाब के लोग नहीं, ये तो जो है तहरीक लबाइक के टीएलपी के लोग हैं। अरे टीएलपी के लोग भी तो आए तो पाकिस्तान से, बाहर से तो नहीं आए ना। तो इसका मतलब ये जितने हजार लोग हैं या लाख लोग हैं जो भी आए हैं, ये जो प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं गाजा के ऊपर ही कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट की वजह ये भी है, ये अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशाक डार, उन्होंने भी इस चीज को माना था जब ये शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब वहां से आए थे कि ये जो है इसमें कई चीजें जो है इस 20 वाइट प्रोग्राम में कई चीजें जो है सही नहीं है। तो ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है। और ये जो शहबाज शरीफ का भी तो बयान सामने आया था कि हमें जो पहले सीज फायर की शर्तें पेश की गई थी, एक्चुअल में जो फाइनली निकलकर सामने आई है वो डिफरेंट है। ये एक्सक्यूज उनकी तरफ से दिया गया था। एग्जैक्टली यही मैं इसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि ये अपने ये नहीं कि ये सिर्फ टीएनपी का ये जो कहना है, ये इनके अपने मिनिस्टर इस चीज को कह रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, राइट फिट ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन है तो पाकिस्तान के। और अगर ये जो है गाजा के लिए आवाज उठा रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। आवाज उठाना चाहे अपने देश की हो चाहे किसी की हो। अगर किसी देश के ऊपर भी कोई जुल्म हो रहा है जहाँ पे 65,000 आदमियों को, जिसमें औरतें बच्चे थे, उनको मार दिया, पूरे गाजा स्ट्रिप को ध्वस्त कर दिया गया, तो अगर प्रोटेस्ट करें, बल्कि ये प्रोटेस्ट पहले आना चाहिए था। पलक जी, शदेंदु जी, सर का कहना है कि ये प्रोटेस्ट तो पहले आना चाहिए था। देखिए सर, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। एक कि गाजा इजराइल की जो सीज फायर है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो पाकिस्तान या फिर इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। वहाँ के जो आवाम है वो अपने जो मुस्लिम वहाँ पर है उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पपेट के तौर पर, जो अमेरिका कह रहा है उसके तौर पर काम कर रहा है और वहाँ की आवाम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। देखिए, जो पाकिस्तान की में जो स्थिति है, जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की अथॉरिटी उसको हैंडल कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें दिखाता है कि लोगों का रोष कितना है। एक कवर है ये आपका कि गाजा के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि एक्चुअल गुस्सा ही उनकी सरकार के खिलाफ है। सरकार कोई भी डिसीजन लेती है उसका प्रोटेस्ट देखिए सड़कों पे शुरू हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे उनके तमाम प्रोविंस हो। वो जनता उनके साथ नहीं है। कहने का मतलब यह है, सरकार चाहे अपने फैसले लेती है लेकिन जनमानस में वो कन्वे नहीं कर पा रही। इसलिए चाहे उनके राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा हो, देखिए जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं वो क्वेश्चन है। आप फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, गाजा के पीस एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरीके से आपकी गवर्नेंस अपने ही नागरिक
को हैंडल कर रही है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। इससे हिंसा भड़कती है, इससे जनमानस में रोष होता है। यही पाकिस्तान की हार है। आसिम मुनीर एक देखिए, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो अपने डिसीजन को सेना में तो इंपोज कर सकते हैं लेकिन जनमानस को नहीं कन्विंस कर सकते। और एक तरफ जब पाकिस्तान ने का अप्रोच जो रहा है पूरी तरीके से फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े होने के लिए रहा है, तो आपके इशाक दर जब उसका खिलाफत करते तो जनता के में इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके का प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है। वो भी टीएलबी जो कि एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान नहीं, की लेकिन जो भी अब फॉरेन ब्रिगेडियर पॉलिसी शदेदी है, जी, पहली क्रेडिट चीज तो तो वो मुल्ला मुनीर को ही अमेरिका के जाएगा ना। पिछलग्गू बने हुए हैं। क्रेडिट तो मुल्ला मुनीर को जाएगा, चाहे परवेज जी को जाए, या फिर जितने भी वहां पर हम जो आपने अपनी आर्मी के अंदर मौलाना बिठा रखे थे, मौलाना ही कहूंगी मैं उनकी, क्योंकि उनकी मानसिकता ये एक तरीके की ऐसी थी कि कट्टरपन जो है वो इंजेक्ट किया जाए अवाम में। तो इतना कट्टरपन आपने अपनी अवाम के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, उन्हें दूसरी तालीम आपने दी नहीं, दूसरी उनको एजुकेशन दी नहीं, कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनके नेशनल इशू नहीं है ये किसी और मुल्क का मुस्लिम्स को लेकर इशू है, जिसके लिए आप अपने देश के अंदर इस तरीके की चीज कर रहे हैं। तो ये इंजेक्ट भी तो मुल्ला मुनीर ने ही किया ना, वहां की आर्मी ने ही तो किया ना। शदेंदु जी। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की आप तालिबानी सोच रखते हैं, जिस तरीके के आप मदरसे की टीचिंग को आगे फैलाते हैं, कोई साइंटिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, लकीर के फकीर और दकियानूसी बातों को नेशनल इशू बनाते हैं, उसका ये नतीजा है। लेकिन मैं, आप कोई भी हो, बेसिक यह है कि आपके नागरिक हैं, आपके ऊपर इस तरीके का रिप्रेसिव एक्शन नहीं लगा सकते, नंबर वन। नंबर टू, आपको अपनी मासेस को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, क्यों मिनरल डील कर रहा है, क्यों अमेरिका की गोदी में जाके बैठ रहा है, क्यों अपने एयर बेसिस को अमेरिका को अलाउ करता है कि ईरान के ऊपर सर्वेलेंस करे, और साथ में अपने नागरिकों के ऊपर गोली, अपने नागरिकों के प्रोटेस्ट, उनको धारा 144 लगाना, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना, बलूचिस्तान में कोई प्रोटेस्ट होता है उसको उठवा लेना, अपने नागरिकों के प्रति ये एटीट्यूड। और अमेरिका के प्रति आप सेल्समैन बने हुए चले जा रहे हैं। आप मिनरल डील का एक ब्रीफ केस लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास ये मिनरल है, ये आप आइए, इसको एक्सवेट करिए और ले जाइए हमारे यहाँ से। चाइना की गोदी में जाके बैठ गया, पूरी तरीके से फाइनेंशियल एड उनसे लेते हैं, और सीपैक में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया और सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। अपने नागरिकों के प्रति जब आपका दोहरा चरित्र हो जाता है, दूसरे तरीके से आप हैंडल करते हैं, तो प्रोटेस्ट होना है। देखिए, कोई राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, वो प्रोटेस्ट करता है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आप गोली चलाएं, ये आपका राइट नहीं है। हम फ्रांस से लेकर बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है, दैट यू कैन नॉट इग्नोर। लेकिन तैयब बलोच जी, इतना मिस हैंडल कोई अपने देश को कैसे कर सकता है? मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा पिंड गांव नहीं है जहां पर पाकिस्तान में इस वक्त प्रदर्शन ना हो रहे हो, इंटरनेट बैन की खबरें सामने ना आ रही हो। 2 दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि जी देखिए, लश्कर तैयबा की अगर हम बात करें, वो आईएसआईएस के साथ मुलाकात कर रहा है, बलूचिस्तान में लॉजिस्टिक कैसे सपोर्ट जो है वो पहुंचाया जाए, एक आतंकी ग्रुप दूसरे आतंकी ग्रुप के साथ मुलाकात करता है, चाहे वो हमस लश्कर तैयबा के साथ करे। मतलब क्या एक कोई हब बनाया जा रहा है क्या? मतलब हर एक कंट्री एक हब के लिए जानी जाती है, तो पाकिस्तान के अपने आप को आतंकी हब बनाने के लिए पेश कर रहा है क्या? देखें, इस मामले पे तो मतलब मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इंडियन मीडिया को जो है वो इस हवाले से जो है वो तो पाकिस्तान की आप आतंकी हब बन रहे हैं। एफर्ट्स को जो है, देखें देखें बात सीधी सी, एक साइड पे आप कह रहे हैं आसिम मुनीर को मुल्ला आसिम के मदरसे का पढ़ा हुआ है, दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि ये राइट विंग है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, मतलब एक्सट्रीमिज्म वाले हैं। तो अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है या उनको रोका जा रहा है, तो उसको भी आप जो है वो दूसरी नजर से देख रहे हैं। बात बड़ी सादा सी है कि ये तो आपका अपने उसमें इख्तलाफ आ रहा है कि अगर मुल्ला आसिम मुनीर होता तो वो मुल्लायत को फरोग देता, लेकिन यहाँ पे तो वो जो मुल्ला है नहीं, उनके वो तो अपना बोया हुआ बीज जो है उसका फल उसको मिल रहा है। अब वो सीधी सी बात है, अमेरिका ने बोला कि जी आपको यहाँ पर ऐसा करना है, तो वो तो फॉरेन ताकतें जो हैं, क्योंकि इंपोर्टेड चल रहा है ना सब मामला वहां पर, तो जैसा उन्होंने बोला वैसा हो रहा है। आवाम के बारे में थोड़ा सोचा जा रहा है। ये तो आपने भुगता ना, आपने अच्छी तालीम वहां पर दी होती तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहां पर आते ही ना। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि अभी की जो पॉलिसी है, मुझे नहीं, माजी में जो होता रहा वो उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब की जो पॉलिसी है
वो जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों अच्छा, के खिलाफ बिल्कुल जीरो ये क्या टॉलरेंस नया है। आया, बताइए आपने जरा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए सर अच्छा से। जीरो अभी से मैं आपको टॉलरेंस। बताऊं, आज आज अभी थोड़ी देर पहले DGISPR जो पाक फौज के तर्जमान है, उनकी एक बाकायदा एक लॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिशावर में, जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जिसमें उन्होंने पूरी पॉलिसी वाजे की कि दहशतगर्दी के खिलाफ, और इवन के उन्होंने 3 ऑप्शन दिए तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, 3 ऑप्शन दिए गए, और वो ऑप्शन ये थे कि जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है वो सहूलतकारी से बाज आ जाए। अच्छा, अगर तो वो क्या बाज मैं नहीं ये आता, समझूं सर, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू यू, हाँ, आपके ही शब्दों को मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के सहूलियत के लिए थोड़ा बिल्कुल, एलैबोरेट कर देती हूँ और इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि आपका ये कहना है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ग्रुप आतंक फैला रहे हैं उनके लिए अब जीरो टॉलरेंस है। तो बिल्कुल, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, अलग अलग जो आपके आतंकी ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स बने हुए थे जिस पर अटैक किया, आपके ऊपर एक बड़ा एहसान जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए था भारत को, आपने आगे से रिटेलिएट किया। तो अब मैं ये समझूं कि कोई ऐसा ऑपरेशन इन्हीं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अलग अलग जो आतंकी संगठन वहां पर जिनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ऑपरेशन चलाने वाले हैं, कोई एयर स्ट्राइक होने वाली है? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कल भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की दहशतगर्दों के ठिकानों पे। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, आ रही है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ, इंडिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इंडिया अगर देखें, आपने हमारी सालमियत पे डायरेक्ट आके अटैक किया, हमारी एयर स्पेस वायलेट की, सर, उसका तो आपको आई मे रिटेलिएशन करेक्ट आना यू, था। हाँ, आई मे करेक्ट यू, नो 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 सर, आप यहां पर एक अलग नरेटिव पेश करना चाह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था वो आतंकी जो ठिकाने थे वहां पर चलाया गया था, फर्स्ट। सेकंड, वो आपकी पाकिस्तान तरफ के से, एक सेकंड सर, आपकी तरफ से भारत के ऊपर अटैक किया गया, हमारे अलग अलग कोशिश की गई, और फिर उसके बाद हमने अपने, क्योंकि हमारे पास डिफेंड करने का भी पूरा अधिकार है, तो हमने आपके जो एयर बेसेस हैं वहां पर तब अटैक किया था। तो कृपया करके आप ये सीक्वेंस जो है वो दर्शकों के सामने पेश कीजिए, गलत इंफॉर्मेशन, देखिए, फॉल्स नैरेटिव सेट मत कीजिए। मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मेरा इतना था कि अगर आप देखें, पाकिस्तान ने आपको कहा, पहलगाम आप इवेंट की बात कर रही हैं, आपको कहा कि आप जो है इसकी तहकीकात कराएं, गैर जानिबदार जराये से तहकीकात करा लें, और अगर आपको कोई लोग मतलूब थे, चीजें थी, तो आप हुकूमत के साथ जो एक प्रोसेस होता है अरे, उसके साथ गवर्नमेंट टू अरे गवर्नमेंट सर, चीजें शेयर की जाती, अरे तो सर, ये तो वही हो बात हो जाता, गई, एक्शन भी हो ये वही जाता। बात हो अच्छा, गई। चोर को ही बताएं देखिए, कि घर में चोरी हो गई है, हामिद आके सईद देख ले भाई क्या चोरी हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप यहाँ पर। संजीत देखिए, सिरोही जी, नहीं सर, आपने बहुत इसे, आपके कहने पे आपने हमने अपनी दहशतगर्दों को आपने पकड़ रखा अपनी है, सरकार लेकिन आप और आए, अपनी आर्मी जैसे ही मेरे सवाल को आप मिस उनके हैंडल सबूत किया है। दें, हम उनको, देखिए हम संजीत उनको सिरोही हेल्प जी, करेंगे, यहाँ हम पर सजाएं हमारे देंगे। साथ वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े हैं पाकिस्तान से, तो हमारे ऑनरेबल तैयब बलोच जी का कहना है कि अब पाकिस्तान की टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस है, जो कि मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। दिस इज लाइक अ जोक। और अब ये कह रहे हैं कि जितने भी लश्कर ए तैयबा, जिसको ये पता नहीं आतंकी संगठन मानते हैं भी कि नहीं मानते हैं, वहां पर तो फ्यूनरल्स में तो आपके सारे आर्मी के लोग जा रहे थे, ऑफिशियल्स जा रहे थे वहां पर, तो वहां पर ये अभी कोई स्ट्राइक चलाने वाले। संजीत सिरोही जी, संजीत सिरोही जी, ठीक है ठीक है ठीक है, तैयब बलोच जी आपके पास आती हूँ मैं, बोलिए संजीत बलोच साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय जो है पाकिस्तान ने यही बोला था कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। भारत सरकार ने इन्वेस्टिगेट किया, डोजियर पूरा बनाया, उसके ऊपर पाकिस्तान का बात भेजा। पाकिस्तान के कोर्ट में जब पेश किया गया तो पाकिस्तान के जज ने कहा ये सब बकवास है, वो पूरा डोजियर फेंक दिया, नंबर 1। उसके बाद जो पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, हमारी सरकार ने ISI की टीम आई और उसका जो है उसको पूरा एयरबेस दिखाया, उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये इनका ये कहना कि पहलगांव की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ये जो है ये इनका नैरेटिव बहुत दफे चल चुका है, इस बारी ऑपरेशन सिंदूर में ये नहीं चला, नंबर 1। नंबर 2, इनकी नजर में 2 तरह के टेररिस्ट हैं। एक टेररिस्ट वो हैं जो भारत के खिलाफ जाते हैं, उनको ये पूरी मदद देते हैं, उनके लिए अब नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं,
उनको जो उनके जिनको ये शहीद कहते हैं टेररिस्टों को, उनके लिए जो है उनकी फैमिलीज को पैसे बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वही टेररिस्ट जब अफगानिस्तान से आएंगे तो वहां पे उनका एयर स्पेस को वायलेट करके वो काबुल के ऊपर जाके हमला करेंगे। तो ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। इनके लिए दो तरह के टेररिस्ट हैं, एक टेररिस्ट जो इनके लिए काम करते हैं या ये टेररिस्ट के लिए काम। मैं तो अब पहले ये सोचता था मैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है टेररिस्टों को पनाह देती है, टेररिस्टों को चला रही है, लेकिन मुझे ये लगता है अब पाकिस्तान में आर्मी को जो है टेररिस्ट चला रहे हैं। जिस तरीके से इनके सीनियर ऑफिसर, जनरल लेवल के ऑफिसर इनके जनाजे में सिर लटकाए हुए खड़े थे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इनको ये डर था कि ये टेररिस्ट अब तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। तो ये इनकी भाषा जो है ये हर बारी यही रहती है और ये इसी तरीके से करते। जब इनके देश पे हमला हो तो वो टेररिस्ट हैं, जब हमारे देश पे हमला हो तो वो जो है या तो वो जो है स्वतंत्र सेनानी है या वो अंदर के लोग हैं। तो ये इनका मानना है। ये अब बहुत चल लिया 2000 जब से इनके 89-90 से जब से इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू करी थी कश्मीर में, और अब तक लेके तकरीबन 35 साल हो गए, अब नहीं चलेगा। दर्शकों को ये बताना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि जिन आतंकियों पर अब ये हमला करने की एक जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं या फिर तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय पर इन्होंने ही उन्हें फलीभूत किया था, इन्होंने ही उनको बढ़ाया था, चाहे वो टीटीपी हो चाहे और कोई आतंकी ग्रुप हो। वो अलग बात है कि आगे चल के वही आपके आगे जो है वो खड़ा हो गया। संजीत सिरोही जी, देखिए पलक जी, इस बात को मैं कई दफे इनके पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ जो है मैं डिबेट में आया हूं। पहले दिन से इनका एक नैरेटिव है, वो ये है कि जी आप इसकी जो तहकीकात कराइए, हम आपके साथ हैं, हम भी दहशतगर्दी के शिकार हैं। इसलिए जो है ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं और उस विक्टिम कार्ड को ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, भारत क्या परेशान है, हम तो टेररिस्टों से हम परेशान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अब टेररिस्टों से जो ये चीज चाहते थे भारत के साथ करना, अब ये इनके साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, एक बात समझ नहीं आती, जब पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है कि हम ही आतंकवाद से परेशान है, हम ही सबसे पहले फ्रंट लाइन पर हैं, इनसे भला ये पूछे कोई कि ये जो आतंकी ग्रुप हैं पिछले 70 सालों में आपने इनको पनाह दी, आपने कट्टरपंथ की सोच जो है वो वहां के युवाओं में डाली और आगे जाकर वो आतंकी बने, और फिर उसके बाद आप ही पूरे विश्व को ये लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नजर आते हैं कि देखिए आतंकवाद को लेकर तो हम ही फ्रंट लाइन पर हैं। देखिए, पाकिस्तान आज की डेट में जो फेस कर रहा है वो उसका खुद का बोया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जो कहता है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, वो एक दिखावा है, दूसरों को दिखाने वाली बातें। इनके यहाँ हो क्या रहा है, देखिए, ये इनके हेडक्वार्टर, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट का, उसको रीलोकेट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ले जाते हैं। वजह उसकी क्या है, उनको एक सेफ हेवन मिलता है, वहां की जो टेरेन है, वहां का जो व्यवस्था है, वहां पे उनको पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, आर्म्स एम्यूनिशन देंगे, और इन्हीं हिजबुल मुजाहिदीन, यही इन्हीं टेररिस्टों को टीटीपी से लड़ाएंगे। तो इनका गेम प्लान एक तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस तो टीटीपी का खात्मा करेंगे, साथ में इनकी मंशा है जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, ये टेररिस्ट को पूरी तरीके से ट्रेन करें और टीटीपी के साथ लड़ा दिया जाए। ये भी एक हो सकता है इनके दिमाग में मुझे तो ऐसा लगता है, और साथ में शरदेंदु जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISIS जिसका हमने जिक्र किया, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी आर्मी की प्रॉक्सीज हैं ये। अभी तो बताया जा रहा है कि ISI के पूरे वहां पर जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि ISI की कहने पर लश्कर तैयबा का लॉजिस्टिक वाला जो नेता है या फिर कह ले कि वो जो आतंकी है वो मुलाकात कर रहा है ISIS के लॉजिस्टिक वाले आतंकी से, वो भी बलूचिस्तान में। तो मतलब आप तो आतंकी ग्रुप जो है वो आपके प्रॉक्सी बने बैठे हैं ना। बिल्कुल पलक जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये जो पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पाकिस्तान की आर्मी और ISI पालती है। इसीलिए पाकिस्तान को एक जो बोलते हैं टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट कहते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। जब सरकार एक टेररिस्ट ग्रुप को पालती है, पोसती है, ट्रेनिंग करती है, एम्यूनिशन देती है, हथियार देती है, और दूसरे कंट्री के खिलाफ
उसको इस्तेमाल करती है, तो ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के कैटेगरी में आता है। वही पाकिस्तान प्रिसाइजली कर रहा है, और यही टीटीपी है। इसी तालिबान को इन्होंने इतना ट्रेनिंग किया, हथियार दिए, हमीशन दिए, और आज की डेट में जब तालिबान और टीटीपी इनके अगेंस्ट कार्य कर रहा है, तो आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, आप काबुल तक को स्ट्राइक करते हैं। आप एक कंट्री के सोवरेनिटी को मानते नहीं है। आपका क्या हक बनता था? आपने क्यों काबुल पे एयर स्ट्राइक किया? हिंदुस्तान ने आपके टेररिस्ट कैंपों को उड़ाया, तब तो आपने उसका रिटेलिएट किया, और उसके एवज में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वही काम आप अफगानिस्तान के खिलाफ करें। उनकी सोवरेनिटी नहीं आप वायलेट कर रहे हैं, उनके एयर स्पेस को आप नहीं वायलेट कर रहे हैं। एक तरफ तो आपका इतना बड़ा प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ आप वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप उनको एक धमकाने की कोशिश है। जब से अफगानिस्तान में रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, तालिबान इफेक्टिव हुई है, टीटीपी का सपोर्ट कर रही है और ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रही है। कई सारे ऐसे वहां पोस्टें हैं जिसको अफगानिस्तान के तालिबान नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका आना जाना वहां रहा है। अब आप उनके आने जाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाते तो वहां रिसेंटमेंट है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा आज के पाकिस्तान की गिरफ्त से निकलता चला जा रहा। नहीं, और लेकिन टेररिज्म पे आपका मुझे दोहरा सर याद चरित्र है है। कि हिंदुस्तान जब के अगेंस्ट आप उसका अमेरिका इस्तेमाल ने करते हो, खुद के लिए होते अफगानिस्तान हैं। को छोड़ा था, तो इन्होंने कोशिश तो पूरी करी थी कि तालिबान के साथ हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे हो जाए। इनके कई सारे नेता, कई सारे आतंकी जो है वो वहां पर जाने की पूरी कोशिश की थी, फोटोएं भी तब आई थी। जी हाँ, एक तमाम तरीके का सेलिब्रेशन हुआ था। तालिबान की सरकार आई थी तो एक नया तरीके का इफोरिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक जैसा हो गया है। लेकिन टेररिज्म का देखिए, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सियासतदान ये तालिबान को हैंडल कर रहे थे, वो अफगानिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे थे। उन्होंने उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानने की कोशिश की, और साथ में अफगानिस्तान एक अपने रीडेवलपमेंट मोड में था। आज की डेट में एक नई राह पे चल निकला है। पाकिस्तान कहीं उनसे पीछे हो गया है। पाकिस्तान अपने अपने कॉबवेब में फंस गया, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जितने जिनको उन्होंने फाइनेंशियल तो एड किया। क्या तैयब बलोच जी, अब मुझे एक बात बताइए, हाफिज आप सईद इनके भारत के कंट्रोल में साथ ऐसा युद्ध नहीं है। युद्ध चिल्लाते रहते हैं, वॉर वॉर चिल्लाते रहते हैं मुल्ला मुनीर जी। तो मुल्ला मुनीर जो है वो हमारे साथ क्या वॉर करेंगे? उनकी खुद ही कंट्री के अंदर उनकी आवाम ही काफी है, वही सिविल वॉर करके बैठी है। आपको जरूरत क्या है? आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे बैठे हैं। देखिए, हमने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, और हर मुल्क में अच्छा, खुद ही इस तरह कुल्हाड़ी की पे चढ़ चीजें गए, मुझे चलती लगता रहती है हैं। कुल्हाड़ी नहीं इश्यू मारी पे पैर इश्यू, पर, आप देखिए खुद ही कुल्हाड़ी पे चढ़ गए। देखिए, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इशू रेज भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, उनको कुचला भी जाता है। रियासत अपना जो है वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करती है। स्टेट रेट जो है उसको भी कैम करने की हर तुलमकदूर कोशिश होती है। सिर्फ ये नहीं, पेरिस में भी कई प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा वहां पे अरे कैनन वाह, वाटर यूज किए पाकिस्तान गए, पेरिस बहुत से सारी चीजें कंपेयर हुई। कर रहा है, लेकिन ठीक है। सुनने की कोशिश कर, अब सुने। लेकिन बात यह है कि ये इंटरनल मामलात है, चलते हैं। दूसरी बात आपने जो की कि सिविल रेस्ट पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, कहीं पे कोई सिविल रेस्ट नहीं है। हाँ, चंद ग्रुप हैं जिनका पॉलिटिकल है, कोई किसी के उसके कहने के अरे ऊपर, कोई सर, किसी के क्या कहने के ऊपर, मजाक कर रहे किसी हैं का आप? पॉलिटिकल सर, आप किसी की क्या पॉलिटिकल मजाक कर रहे मोटिवेशन हैं? हो सकती है। चलिए, मैं ये आपको मामला बताती हूँ चलते सर, रहते मैं हैं। आपको बताती हूँ सिविल वॉर ये जो है मामला, उसकी डेफिनेशन क्या देखिए होती है। एक देखिए, अनरेस्ट, सिविल वॉर अ सीरियस अनरेस्ट इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ सप्रेशन, कि इतना आपने आवाम को दबाया, इतना उनको कुचला कि वहां की आवाम ही सड़कों पर आ गई और उन्होंने कहा सरकार वहां पर हटा दी, और सेना वहां पर लेकिन अगर इतनी एक आवाम को मखसूस कंट्रोल ग्रुप आ नहीं जाए, कर पाई। ठीक है, हाँ, कंट्रोल अवाम नहीं की कर एक पाई। मखसूस ठीक ग्रुप आ है, जाए। अरे सुनिए सर, सुनिए एक सेकेंड। बलूचिस्तान कह रहा है हमें अलग कर दो भाई, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास, सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारे पास, बदले में क्या मिला? सबसे ज्यादा गरीबी। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, वहां पर एक और संघर्ष का ग्रुप बोल दे आपके लिए तो वो आतंकी होंगे। ठीक है, आप मानिए उनको आतंकी, कुछ गलत नहीं है। टीटीपी के बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। वो कह रहे हैं जी हमें अलग कर दो, हमारा कोई इन्होंने भला नहीं किया, हमारे साथ गलत ही किया। फिर उसके बाद जी क्या बच गया? सिंध प्रांत। सिंधी कहते हैं भाई हमें अलग कर दो, हमारे साथ यहाँ की जो आवाम के साथ हुआ है, सरकार ने गलत किया है, आर्मी ने गलत किया है। अब चौथा आ जाता है पीओजे के, वो तो आपका है ही नहीं, हड़पी भी आपने जमीन जो है वो रखी हुई है, वहां पे वो लोग आजादी की मांग उठा रहे हैं, उनके ऊपर भी आप बल का प्रयोग करते हैं, उनकी आवाज को आप दबा देते हैं, वहां पर भी हो रहा है सप्रेशन। अब बस एक लौता पंजाब बचा था, वहां पर भी कट्टरपंथी बाहर आ गए हैं, और इस बार उनका मुद्दा जो है वो ये है कि जी आपने गाजा
में जो हुआ है उसमें अपना समर्थन जो है वो कैसे दे दिया। अब उन बेचारों को कौन बताए कि जो सरकार है वो इंपोर्टेड सरकार है, वहां से ट्रम्प जैसा बोलेंगे मुल्ला मुनीर जो है वो वैसे ही करेगा, क्योंकि पैसे जो लिए हुए हैं आईएमएफ से इतने मोटे मोटे, भीख जो इतनी मांगी हुई है। तो सर आप मुझे ये बताइए, जब सारी आवाम जो है वो सड़कों पर है, महंगाई चरम पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आवाम वहां पर खुश नहीं, आप बताइए सर सिविल वॉर की और डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? देखें, आप जितनी भी डिफाइन करें, ये आपका अरे सर एक सेकेंड, मैं डिफाइन नहीं कर रही सर, मैं आपकी कंट्री की रियलिटी बता रही हूँ सर। यहाँ पर कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा हो। आप बार बार फ्रांस पेरिस से जिक्र कर रहे हैं सर, वो एक किसी पर्टिकुलर स्टेज पर किसी पर्टिकुलर जगह पर प्रोटेस्ट हुआ, आपके पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये आपकी पेश करदा रियलिटी है, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो टोटल डिफरेंट है। हाँ, जैसे आपने इस प्रोटेस्ट की बात कर रही है टीएलपी की, तो टीएलपी में पूरी अवाम नहीं है, पाकिस्तान की कोई सिर्फ एक मखसूस ग्रुप है, ठीक। अब उसमें हम अवाम नहीं कह रहे उसको, वो एक मखसूस ग्रुप है। अरे सर टीएलपी का तो जिक्र सबसे एंड में किया मैंने, पूरे अलग अलग जगहों की जानकारी दी मैंने आपको। रिजत पसंद ग्रुप है। अच्छा, बीएलए की आप बात करती हैं, बलूचिस्तान की बात करती हैं, तो वहां पे मखसूस लोग हैं, और वो बलूचिस्तान का इशू कोई आज का नहीं है। बलूचिस्तान का इशू 1947 से चला आ रहा है और हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। कैसे? कभी वो ज्यादा हाई होता है, कभी इंटेंसिटी लो होती है। लश्कर तैयबा और आईएसआई की मुलाकात करके बलूचिस्तान में लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर ऐसे हैंडल कर रहे हैं बलूचों को। देखिए आपने जिन अरे सर आप बता रहे हैं ना मुझे जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। अरे सर आप मुझे बोल रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है आतंकियों को लेकर, आतंक को लेकर। अरे सर पूरे विश्व के अंदर वो पिक्चर जो है वो सबके पास आ गई है, तो कुछ भी गुप्त नहीं रहा, कुछ भी यहाँ पर हाईली कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा कि एक आतंकी ग्रुप जो है वो दूसरे आतंकी ग्रुप के साथ मुलाकात कर रहा है। वहां पर आप हमस का रेड कारपेट बिछाकर आपके जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा स्वागत करते हैं जैसे पता नहीं कोई बड़े किले फतेह कर लिए हो, और आप कौन सी कार्रवाई करते हैं सर? क्या कार्रवाई करते हैं आप तो दूसरे, और जो कमी अभी आतंकी आपको ग्रुप पड़ रहे होंगे, आप दूसरे देशों से भी आतंकियों को बुला रहे हैं। देखिए, आप हमें ये दोष दे रही हैं, लेकिन बात सीधी सी है कि आज इंडिया वही काम कर रहा है। अरे सर मैं आपको दोष इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके देश के आतंक की वजह से, आपके देश के आतंक की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर आप अपने ही देश में फट रहे होते तो मैं यहाँ पर डिबेट नहीं कर रही होती। यहाँ पर संजीत सिरोही सर, इनका जो मामला है वो आंतरिक रहता तो ठीक था ना। अब भाई अमेरिका में कोई हमला होता है, पीछे इनके यहाँ पर कोई आतंकी निकल आता है, भारत में कुछ होता है, इनके यहाँ पर कोई आतंकी निकल आता है, बकायदा पासपोर्ट तक निकलते हैं पाकिस्तानी नागरिकों के यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं कि भाई सब कुछ स्टेबल है हमारे यहाँ पर, आतंकियों के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। देखिए पल्लव जी, सबसे पहली चीज तो ये है जो बलूच साहब बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से एक सहमत हूं कि ये कह रहे हैं कि हम जो भी प्रोटेस्ट होता है, इन्होंने कहा है उसको हम कुचलते भी है, उसको मारते, तो ये जो उनकी मानसिकता है से आप पता लगा सकते हो। मेरे एक पत्रकार ये बात बोल रहा है कि कुचलना भी पड़ता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सिक्योरिटी जो एक सिविलियन इस बात को कह रहा है, जो एक पत्रकार है जिसका काम है अपने लोगों की आवाज जो है लोगों तक पहुंचाना, जब वो कुचलने की बात कर रहा है तो आप मानसिकता जान सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और जैसे आपने अभी गिनवाया बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इनको सबसे ज्यादा ये हो रही है, और जिसकी वजह से जो है इन्होंने काबुल में ये स्ट्राइक किया है। वो काबुल के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए हुए हैं, वो भारत में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी मीटिंग है जिसकी वजह से इनको पूरी मिर्ची लगी है, वो जो है अजीत डोभाल साहब के साथ मीटिंग है। तो इनको ये खतरा है कि अफगानिस्तान से मिलकर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये अगर भारत कर रहा है तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा है। इन्होंने हमारे साथ पिछले 40 साल से यही कर रहे हैं। अगर भारत खैबर पख्तूनवा को सपोर्ट कर रहा है, अगर भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और अगर भारत पीओजे को सपोर्ट कर रहा, और अब मैं कह रहा हूं अगर भारत टीएलपी को भी सपोर्ट कर रहा है, तो हमको करना चाहिए, क्योंकि जो सपना इन्होंने हमारे लिए देखा था, हमको वही सपना इनके लिए साकार करना चाहिए। पलक जी नहीं, लेकिन सर ये सभी फैसले संजीत सिरोही जी ऑन अ क्लियर चैप्टर, ऑन अ क्लियर पेज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ऑन टॉप रख रहे हैं।
संजीत बिल्कुल, सिरोही जी। नेशनल सिक्योरिटी को टॉप रखने की वजह से ही जो है हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रख रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है जिस तरीके से ये बांग्लादेश में इनरोड बना रहे हैं, इनके जनवरी से लेके अभी तक अक्टूबर तक 4 डेलीगेशन मिलिट्री ऑफिसर्स के जो है बांग्लादेश जा चुके। अभी ही जो है 3-4 दिन पहले इनका 4 सीनियर ऑफिसर्स का डेलीगेशन बांग्लादेश में गया है। तो जिस तरीके से ये बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को पूर्व और पश्चिम से घेरना चाहते हैं, तो उसी तरीके से भारत अगर ये कार्रवाई कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, ताकि पश्चिम में जो अफगानिस्तान और पूर्व में जो भारत पाकिस्तान के दोनों तरफ से अगर कुछ भी इनके जो है गलत इरादे हैं, गलत मंसूबे हैं, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हम शरदेंदु जी देखिए, पॉलिसी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है और क्लियर कट मुंह पर है पाकिस्तान के कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सुधरने वालों में से है नहीं। ये बात सबसे ज्यादा इनकी नवस जो है वो हमें ही पता है कि ये सुधरने वालों में से है नहीं, इनकी रगों में ही जो है वो आतंक भरा हुआ है। तो इसलिए हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए अपनी पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग, यही कर रहा है भारत। देखिए, हिंदुस्तान की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी है, वर्ल्ड में एक अपनी स्टैंडिंग है, इसको मानना पड़ेगा। और उसी के खिलाफ पाकिस्तान की ना तो अपनी कोई पॉलिसी है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान अपनी वेट के तहत ही गिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि वो अपने आवाम के हुकूक की तो रक्षा नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिछलग्गू अमेरिका के और चाइना के जरूर बना हुआ रहता है। और जहां तक हिंदुस्तान का देखिए सवाल है, हिंदुस्तान ने नॉन इंटरफेयरिंग का अपना एक जो प्रतिज्ञा है उसको आज तक वो फॉलो करता है और नेबर फर्स्ट की पॉलिसी में विश्वास करता है। हम रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल पीस एंड ट्रांक्विलिटी की भी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है किसी भी फोरम पे, विश्व का कोई सा भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पे वो यहाँ पे रीजनल इनस्टेबिलिटी की बात करता है। हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगलता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। ये पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक यही काम करता आ रहा है, तथ्यों को तोड़ा है। वो तो सारे वॉर जीत गया, उसने कभी इस पाकिस्तान हारा नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी की जो पूरी जियो पॉलिटिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं, एक बात तो कहनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, लीज पर जो जमीन दी जाती है उसके लिए पाकिस्तान टॉप नंबर पे होगा। जी हाँ, देखिए अपने हाथ जो मिनरल रिसोर्सेज भेज दे, जो अपने एयर बेसेस को अमेरिका के हवाले कर दे, जहां पे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन आके शरण ले और अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस के बाद उसको एलिमिनेट किया जाए। जिस तरीके से तालिबान आपके पाकिस्तान के सरहदों पे आ जा रहा था, ये सारी चीजें दिखाती कि आप एक वीक स्टेट है, आपके जो सियासतदार है वो वीक है। आप यहाँ सिर्फ एक आर्मी रूल करती है, वो भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका कॉमर्शियल आउटलुक है, उसका प्रोफेशनलिज्म जीरो है, लेकिन अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो चैंपियन है, क्योंकि वो डंडे की भाषा बोलती है अपने नागरिकों के लिए। आपके हुक्मरान और फॉर्मर या करंट आर्मी चीफ्स की बात करें, उन्होंने मुल्क को बेच दिया, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ। सर, कैसा लग रहा है? मुल्क खत्म हो गया है, या तो अमेरिका आधा ऑपरेट कर रहा है, बचा कुछ चाइना ऑपरेट कर रहा है, थोड़ी सी लीज की जमीन बची होगी तो वो आप किसी और मुल्क को भी दे देंगे। वहां की आवाम का क्या? तो मर रही है। 1947 से लेकर अब 2025 तक हमारे हमसाया और बाकी देश कहाँ हैं? सब छोड़िए, आपके पड़ोसी मुल्क कहाँ हैं सर? आपके पड़ोसी मुल्क कहाँ हैं? पाकिस्तान आप सर आजादी के बाद से आप खुद को देखिए और भारत को देखिए। वी आर द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और आपका देश सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है एक हब, वो भी आतंक का हब। बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे पा रहा है हमें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान ने एक तरफ पहले कहा कि जी शर्तें जो थी गाजा और इजराइल में सीज फायर की, वो हमें कुछ और दी गई थी। फिर शहबाज जी ने कहा हम इसलिए सहमत हो गए थे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए, और अब वहां की आवाम, वहां के कट्टरपंथ संगठन जो है, टीएलपी जो है, वो प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है भाई आप सहमत कैसे हो गए। और जो एक लौता पंजाब प्रांत बचा था पाकिस्तान में, आज वहां पर भी आवाम में आक्रोश है और विद्रोह की भावना है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखिए।